विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं या जिन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। पेपर आपका कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पिछले 12 वर्ष यानी कि 2013 से लगाकर 2024 तक के बीच में एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कौन कौन से प्रश्न यूनिट नंबर 4 में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को, पिछले 12 वर्ष के सभी प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बैक टू बैक सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन यानी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चलते सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले आपसे से हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसा लगा। तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम हमेशा आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, आई होप अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। हम चलते हैं आगे प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं हम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में बैक टू बैक। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है ईयर 2013 2013 में। 2013 में स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, डिफाइन फॉलोइंग या एक्सप्लेन फॉलोइंग। पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि Cu पॉजिटिव इज कलरलेस बट Cu2 पॉजिटिव इज कलर्ड व्हाई। Cu पॉजिटिव रंगहीन होता है लेकिन Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे मैं रीजन की तरफ आपको ले चलता हूं। उसके पहले मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? Cu पॉजिटिव इज कलरलेस एंड Cu2 पॉजिटिव इज कलर्ड। यहां पर दिया हुआ है, इसका आंसर देखो। हम जो बता रहे हैं वो क्या है कि Cu पॉजिटिव रंगहीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव कलर्ड होता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो दे कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन और देयर कंपाउंड्स ड्यू टू द partially filled n-1d orbital that is the unpaired electron in n-1d orbital। मैं एग्जैक्ट आंसर की तरफ ले चल रहा हूं, फिर इसको मैं आपको समझा देता हूं। क्या कह रहा है कि आंशिक रूप से भरे हुए n-1d कक्षकों यानी n-1d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण धातु या उनके यौगिक रंग बताते हैं। क्या बताते? उनके रंग बताते हैं। यदि उसके अंदर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर दिखाएगा, और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, फुलफिल्ड है तो वो क्या होगा? कलरलेस यानी रंगहीन होगा। आगे देखो क्या कह रहा है आंसर। when white light on such a metal compound some light energy corresponding to certain color absorb and electron are excited to the set of higher energy। यहां पर कह रहा है कि जब ऐसी धातु यौगिक पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तो कुछ रंग के अनुरूप कुछ प्रकाश ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के सेट में वहां से उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार के संक्रमण को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये कलर क्यों शो करते हैं? कभी एमसीक्यू आपसे पूछ ले कि भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट रंग क्यों शो करते हैं? तो रंग शो करने के पीछे उसका कारण है डी ट्रांजिशन। याद रख लेना क्या कारण है उसका कारण है डी ट्रांजिशन के कारण ऐसा होता है। आगे देखो क्या दिया हुआ। द अदर कलर ऑफ व्हाइट लाइट आर ट्रांसमिटेड विच प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री कोलस्टेंट्स कंपाउंड अपीयर्स कलर्ड। सफेद प्रकाश के अन्य रंग संचारित होते हैं जो पूरक रंग प्रदान करते हैं और यौगिक क्या होता है? रंगीन दिखाई देने लग जाता है। द ट्रांजिशन मेटल आयन विच हैव कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल।
संक्रमण धातु आयन जिनके ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं या जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, आगे लिखा हुआ डू नॉट पोसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कलरलेस बिकॉज देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ट्रांजिशन, क्योंकि वहां पर डी ट्रांजिशन होने की कोई भी संभावनाएं नहीं बचती हैं। तो इसका मैं एग्जैक्ट आंसर की तरफ आपको ले चलता हूं। देखो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या कह रहा है, वहां पर आ जाता हूं। ये तो हमने पढ़ लिया, तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? तो देखो हम लोग जानते हैं कि Cu जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे सर 1s2, फिर आगे 2s2, फिर आगे 2p6, फिर आगे 3s2, फिर 3p6, 4s1 और 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका? कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। अब विद्यार्थी हुआ क्या? अब हुआ क्या उसमें रीजन की तरफ आपको ले चलता हूं। हुआ ये कि Cu यहां पर प्लस हो गया, तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 28 हो गए। तो 28 हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएगा। जब 4s गायब हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d8 हो जाएगा और इससे आगे का कॉन्फ़िगरेशन ये बना रहेगा। अब 3d8 मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? फुल फिल्ड हो गए, पूर्ण पूरित हो गए, इसलिए ये क्या होगा? ये यहां पर रंगहीन यानी कि कलरलेस हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि सर एक और Cu2 पॉजिटिव, अरे भैया Cu2 पॉजिटिव को भी देख लेते हैं। देखो Cu2 पॉजिटिव को देखेंगे तो क्या होगा? तो मैं Cu2 पॉजिटिव के पास लेता हूं। Cu2 पॉजिटिव मतलब एटॉमिक नंबर कितना आता है? 29, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29। अब पॉजिटिव में 28 हो गए। अब आपने दो पॉजिटिव कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहां पर 27 हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो S से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d10 से जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d9। अब 3d9 हो गया मतलब D के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। पर सर D के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे? देखो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर हमने 3d9 लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख रहे हो कि डी में क्या दिखा है? एक अनपेयर्ड। ये सब पेयर्ड है, सब युग्मित है, सबने पेयर बना लिए, जोड़े बना लिए, जबकि एक ने अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड हो जाने के कारण ये क्या करता है? कलर्ड शो करने लगेगा और इसमें क्या हो जाता है? डी ट्रांजिशन होने लग जाता है, इसलिए ऐसा होता है। चलो भैया 2013 का दूसरा प्रश्न क्या था? जिंक शो ओनली प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। जिंक केवल प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन सीधा सा क्या है? जिंक रिप्रेजेंट ओनली प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट because due to participation of the ns and n-1 d electron in bondings, all transition electrons show different oxidation state and form various compound। यहां पर कहा गया है कि जिंक केवल प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्योंकि बंधन में उसके जो बॉन्डिंग होती है ना, बंधन में ns और n-1 d इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी के कारण सभी संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और विभिन्न यौगिक बना सकते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज +2। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। इन तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +2 होती है, जो कि सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी के कारण होती है। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ पेनल्टीमेट शेल along with the electron because the s orbital of outermost shell and the d orbital of penultimate shell nearly to the each other on the energy scales। इन तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ns इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ उप परमाणविक शेल के d इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी के कारण होता है, क्योंकि बाहरी उप परमाणविक शेल का s कक्षक और उप परमाणविक शेल का d कक्षक ऊर्जा पैमाने पर एक दूसरे के बहुत निकट होता है। विद्यार्थी ध्यान रखना, ये जो आपको मैं आंसर दे रहा हूं ना, ये एग्जैक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे हो कि सर हमारे क्लास में जो पढ़ाया गया वो तो ऐसा ही नहीं आंसर। अरे भैया ये आंसर एग्जैक्ट आंसर है। यदि आप ऐसा आंसर तैयार करते हो, लिखते हो ना, तो आपको 2 नंबर का प्रश्न 2 में से 2 आएंगे, 3 का तो 3 में से 3 आएंगे और 4 का तो 4 में से 4 आएंगे। ये परफेक्ट आंसर आप लोगों के लिए तैयार किया गया, नहीं तो मैं भी इसका कचरा आंसर बना के आपको दे सकता था। Therefore, when some energy supplied electrons from n-1 d subshell are also removed and different oxidation state are found, इससे जब कुछ ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो n-1 d कोशों में इलेक्ट्रॉनों भी हट जाते हैं। अब उसका मैं एग्जैक्ट आंसर आपको एक और बता देता हूं। तो हुआ क्या? बात क्या हुई? जिंक की बात हुई। क्या कहा गया कि जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, ऐसा क्यों? तो देखो विद्यार्थी, जिंक का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 3 से। अब आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 और 3d10। ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हुआ क्या इसके अंदर, तो आप देख रहे हो कि यहां पर सिर्फ एस में से इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी है। डी तो आपका फुल फिल्ड हो गया, तो डी में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर गया, एस में से, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो एस में से मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसलिए केवल ये क्या करता है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया। ये शॉर्ट आंसर बता दे 2 नंबर का। कोई पूछ ले कि सर ऐसा क्या कारण है कि जिंक केवल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, तो उसका सीधा सा रीजन बता दिया कि जिंक का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और s में से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं, 2, तो डी में से तो जाएंगे नहीं। तो जब s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। इसलिए जिंक केवल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। चलो इसके और में क्या प्रश्न था, अथवा में प्रश्न था, राइट डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। लैंथेनाइट तत्वों और एक्टिनाइट तत्वों के बीच में अंतर लिखिए। हमारी यात्रा अभी विद्यार्थी 2013 में ही है, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब लैंथेनाइट एक्टिनाइट में हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, लैंथेनाइट्स आर केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक ऑफ द लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट्स आवर्त सारणी के लैंथेनाइट श्रृंखला के एफ ब्लॉक में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व। एक्टिनाइड्स में क्या देगा, एक्टिनाइड्स आर द केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन द एक्टिनाइड सीरीज ऑफ द ए ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। एक्टिनाइड्स आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रृंखला में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व है। दूसरा डिफरेंस क्या दे रखा, इनके एटॉमिक नंबर यानी इनके परमाणु क्रमांक किसके, लैंथेनाइट के 57 से 71 तक होते हैं। ध्यान रखना 57 से नहीं होता, वैसे तो 57 होता है लैंथेनम का, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। 57 जो होता है किसका, लैंथेनम का होता है। तो यहां पर 51 से लगाकर 71 तक के कर लेना इसको, यहां पे करेक्ट 51 से लगाकर 71 तक के टोटल 14 तत्व होते हैं। और यहां पर जो 89 है वो एक्टिनियम यानी एसी का है, किसका, एसी का। लैंथेनम सिंबल 57, एक्टिनियम सिंबल 89। और एक्टिनियम, अब आप यहां पर एक और पॉइंट बना सकते हो, उस पॉइंट को बता रहा हूं मैं। तो हम क्या कह रहे हैं, उनकी परमाणु क्रमांक जो होते हैं, परमाणु क्रमांक कर लेना इसको, परमाणु क्रमांक 58 से लगाकर 171 होते हैं। क्या होते हैं, 58 से लगाकर 171 होता है। और इसका परमाणु क्रमांक आप क्या लिख देना, 90 से लगाकर, क्या लिखोगे, 90 से लगाकर 103 तक होता है। क्लियर। एक और डिफरेंस यहां पे तैयार होता है। डिफरेंस क्या है कि लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद में आने के कारण इसे लैंथेनॉइड्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम के बाद में आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो तीसरा डिफरेंस आपका ये हो गया। चलो अगला डिफरेंस, they are formed the sixth period in the periodic tables। यह आवर्त सारणी के छठे आवर्त में रखे गए हैं। और ये क्या है, they are formed seventh periods, ये आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में रखे गए हैं। अगला, their valence electrons are present in the 4f orbital। मतलब इनका जो संयोजी कोश होता है वो क्या है, 4f ब्लॉक या 4f इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हो जाएगा, 5f ऑर्बिटल हो जाएगा। नेक्स्ट, 4f ऑर्बिटल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है, और 5f की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, एक और यहां पर, so only few cases beginnings +3 oxidation state also show +2 and +4 oxidation। सामान्यतः ये तत्व क्या होते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं लैंथेनाइट, पर कभी-कभी ये +2 और +4 भी शो कर सकते हैं। और ये जो है वो उनके पास में +3 ऑक्सीकरण के अलावा +4 +5 +6 और +7 भी हो सकती है। नेक्स्ट, मोस्टली देयर आयंस आर कलरलेस। अधिकांश उनके आयन रंगहीन होते हैं और वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। यहां पर दे आर टेंडेंसी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन आर लेस। उनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, और देयर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन मच ग्रेटर। इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, दे कंपाउंड्स आर लेस बेसिक। ये लेस बेसिक होते हैं, ठीक है, कम क्षारीय होते हैं। ये मोर बेसिक होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। यहां देखोगे प्रमोथियम को छोड़कर सभी नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और ये सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव है। यहां पर देखो उनके चुंबकीय गुणों को समझना आसान है, और उनके चुंबकीय गुणों को समझना यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना थोड़ा कठिन है। विद्यार्थी देख लिया आपने डिफरेंस। यहां मैंने आपको 7-8 तरीके के डिफरेंस तैयार किए, आपको जो अच्छा लगे ना वो आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां से स्टार्ट हुए प्रश्न क्रमांक 13। थोड़ा सा मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, और स्क्रीन से हट के आपको पूरा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये पहला पेज है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहां पर आ गया।
ठीक, इसके बाद अगले ये पॉइंट आ गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ गया, ठीक, और ये लास्ट पॉइंट चल रहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, अब विद्यार्थियों हमारी यात्रा पिछले 14-15 मिनट में 2013 की पूरी हो गई है। लगभग 14-15 मिनट हो गए जहां तक मुझे आइडिया, हम लोगों को आपस में जुड़े हुए। अब हम चल रहे हैं अगली यात्रा 2014 की, 13 से 14 पे आ गए। क्या क्या प्रश्न है? डिफाइन फॉलोइंग निम्न को परिभाषित कीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाई, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं, ऐसा क्यों? दूसरा प्रश्न, ट्रांजिशन एलिमेंट शो गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाई, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ऐसा क्यों? तीसरा प्रश्न, ट्रांजिशन एलिमेंट शो गुड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाई, संक्रमण तत्व अच्छी परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों? और इसके और भी प्रश्न दिया हुआ है, डी और ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। तो प्रश्न समझ में आ गया। यहां पर 3 प्रश्न दिए हुए वाई वाले, पहला तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक, दूसरा कैटालिटिक प्रोटीन उत्प्रेरक गुण, अगला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, और उसके और में डिफरेंस। अब देखिए पहला प्रश्न, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाई। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना सकते हैं? तो संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनमें रिक्त संयोजकता कोष कक्षक होती है, यानी उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना वो अनपैड होते हैं। यदि डी ऑर्बिटल अनपैड होगा तो उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी अच्छी खासी होगी। इसमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन की जोड़ी स्वीकार की जा सकती है, और संक्रमण तत्वों के जटिल यौगिक बनाने के कुछ कारण ये भी हैं, उनके रीजन अभी आगे देखेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज दे हैव वैकेंट वैलेंस शेल, यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल, दिस कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from ligand. Some more reason for transition elements to form a complex compound are, क्या दिया? संक्रमण तत्वों के धन आयनों का आकार बहुत छोटा होता है। पहला रीजन नोट कर लो, यदि आपने नहीं लिखा है तो पॉइंट्स में लेके आया उसको मैं। पहला पॉइंट, संक्रमण तत्वों के धन आयनों का आकार बहुत छोटा होता है, जिसमें उन पर उच्च धन आवेश या उच्च घनत्व होता है। यानी केटायन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज ड्यू टू व्हिच they have high positively charged density. दूसरा पॉइंट ये रहा, इन धातुओं के बाह्यतम कोश में खाली कक्षक उपस्थित होता है। These metals have vacant orbital in their outermost shell. तीसरा पॉइंट नोट कर लेना, पॉइंट में लेके आया, पॉइंट में जल्दी याद होता है। इन धातुओं का संयोजकता शेल विन्यास NS2 n-1d 1 to 10 होता है, इसको करेक्ट कर लेना। इन धातुओं का संयोजकता शेल विन्यास NS 1 to 2 n-1d 1 to 10 होता है। The valence shell electronic configuration यहां लिखना NS 1 to 2 और n-d 1 to 10 होता है। अगला ये 3 पॉइंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक चलते हैं। चौथा पॉइंट में दिया हुआ है कि द वैलेंस शेल, ये देखो चौथा पॉइंट, संक्रमण तत्वों में दो कक्षीय सेटों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परिवर्तनशील संयोजकता होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वेरिएबल वैलेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑर्बिटल्स। तो एक आंसर तो ये हो गया। आप चाहे तो ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं, ये परफेक्ट आंसर। एक और आंसर मैं यहां पर तैयार करके लाया हूं, यहां पर दे रखा, संकुल निर्माण में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संक्रमण तत्व क्षेत्र में संलग्नी या लिगेंड के साथ संकुल आयन और संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। Complex formation in the region of transition elements, these is strong tendency to form a complex ion and complex compound of coordination compound with the ligand. कोई भी आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म संक्रमण तत्वों को दे सके लिगेंड कहलाता है, जैसे F, Cl, Cl, NO, CO, इन सबको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। और उपसंयोजक यौगिकों में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता तथा जो मेटल आयन होती है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, इसलिए उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। एनी आयंस or molecules which can donate electron pair to the transition elements is called ligand, such as the fluorine, chlorine, CN, NO, CO, NS, etc. In coordination compound, the ligands is the electron pair donor and the metal ion of this electron pair acceptor of the coordination bonds formed. अब देखो ये उदाहरण दिया हुआ, हम लोग चाहे तो मैं बता रहा हूं फिर आपको, ये जो मैंने डैश बताया था ये पॉइंट लगाओ ना, आप तो ये ऊपर वाला याद कर लेना, नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं। आंसर मैं सीधा आ रहा हूं इसके एग्जांपल्स की तरफ। यहां पर अब एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल आप नोट कर लेना, उदाहरण ये एग्जांपल नोट कर लेना।
कि वो आंसर थे आपने जो 3-4 पॉइंट लिखे ना, 3-4 पॉइंट के बाद एग्जांपल ही आएगा। कोबाल्ट अमोनिया के साथ हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, ये एग्जांपल दे देना। कोबाल्ट फॉर्म हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन विद अमोनिया तथा संक्रमण तत्वों द्वारा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। ठीक है ना, तो आप ये एग्जांपल देके उस आंसर को क्लोज कर देना। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये जो रीजन मैंने ऊपर बताया ना, वही रीजन आगे। चलो आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट होते हैं, ऐसा क्यों? अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनमें ये गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं देखना है यहाँ पर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली, ऑक्सीकरण अवस्था बदलने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। विद्यार्थी कभी भी किसी उत्तर को आप याद करो ना, किसी भी आंसर को याद करो तो मुझे उसको पॉइंट्स में याद करना तो जल्दी याद होगा। देखो क्या है, संक्रमण तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल सकते हैं और स्थिर मध्यवर्ती बना सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म स्टेबल इंटरमीडिएट। दूसरा पॉइंट क्या दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है जिससे ये अभिकर्मकों से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच अलाउ देम टू एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएजेंट्स। तीसरा, वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता। संक्रमण तत्वों में n-1d कक्षक और ns कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों का काम करते हैं। In transition element, they are much different in the energy of electrons in n-1d orbital and ns orbital. Hence, electron in d orbital also act as the valence electron. Next, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होना, मतलब कैटलिस्ट होने के क्या क्या कारण है। संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है जिससे अपनी सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेती है। Transition metals have the large surface area which enables them to absorb reactants on their surface. और नेक्स्ट है डोमिनेंट न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश प्रभावी होना। तो संक्रमण धातुओं में नाभिकीय आवेश बहुत अधिक प्रभावी होता है। न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी डोमिनेंट इन ट्रांजिशन मैटर। अब ये आपको ये जो एग्जांपल दिए, एग्जांपल आपको याद करना है, मतलब लिखना है। क्या क्या है संक्रमण धातुओं के नाम है ट्रांजिशन। जैसे निकल, निकल का उपयोग कहां पर होता है, तो यहां पर होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, निकल्स का। सर ये क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजनेशन किसका, ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब होता है कि जो होता है ना, हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी या डालडा घी बनाने के लिए कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, निकल का। आयरन, हेबर विधि में अमोनिया का निर्माण में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, आयरन कैटलिस्ट। नेक्स्ट, TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये पॉलीथीन के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीज ऑक्साइड KClO3 के अपघटन के लिए उत्प्रेरक के काम में आता है। नेक्स्ट, आयरन सल्फेट, एल्कोहल से का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण के काम में आता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड यहां दिया हुआ है, इस काम में आता है। और नेक्स्ट, कॉपर वैनेडियम नाइलॉन 6 के निर्माण में काम में आता है। पैलेडियम हाइड्रोजनीकरण में काम में आता है। तो आपको ये जो एग्जांपल दिए ना, ये आपको याद करना। कॉपर सिलिकॉन के निर्माण में काम आता है, तो आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके लिख लेना। चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट, ये संक्रमण तत्व के कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी। अब ट्रांजिशन एलिमेंट शो गुड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया वेरिएबल, अरे परिवर्तनशील क्या होती है, परिवर्तनशील मतलब बार बार चेंज होना, उसको परिवर्तनशील बोलते हैं। तो संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं क्योंकि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। और ये दो अलग अलग ऑर्बिटल कौन से, तो NS और एक n-1d ऑर्बिटल, यानी d ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज़ दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल आर NS and d ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटलों में ऊर्जा का अंतर बहुत छोटा होता है, कम होता है, इसलिए दोनों ऊर्जा स्तरों का इस्तेमाल बंद बनाने के लिए किया जा सकता है। The energy difference between this orbital is very small, so both energy level can be used to form bonds. इस वजह से संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। Because of this transition elements have different oxidation state. संक्रमण तत्वों के बाहर इलेक्ट्रॉन शेल में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। The d orbital in the outermost electron shell of transition element is partially filled. इन तत्वों में d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। These elements also have the unpaired electrons in d orbital. अतः संक्रमण तत्वों के लिए गुण अद्वितीय है। दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अर्थात आवर्त सारणी में
अन्य तत्वों से अलग होते हैं। मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये देखो यहां पर इस टेबल में आपको बता रखा, क्या बताया गया कि आप देखोगे कि यहां पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो है परमाणु क्रमांक 21 से लगाकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखोगे कि स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 दोनों होती है। 2 भी नोट डाउन कर लेना। अब टाइटेनियम की 2 3 4 देखो वेरी कर रही, कभी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी। वेनेडियम की 2 3 4 5, क्रोमियम की 1 से 6 तक, और उसके बाद में Mn की +7 तक, फिर आयरन की 6 तक, उसके बाद में दी हुई है कोबाल्ट की 6 तक, निकल की 2 से 4 तक, कॉपर की 1 और 2, और जिंक की भी बात हुई थी, जिंक केवल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो टेबल आपको पूरी नोट डाउन करना है, याद करना है। अगला प्रश्न, डिफरेंस बिटवीन डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर लिखिए। तो देखो अंतर पहले मैं डी ब्लॉक के बारे में लिख लेता हूं, फिर ए ब्लॉक, या तो आप टेबल बना के लिख लो, फिर ऐसे लिख लो डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व लिखा, डी ब्लॉक कंटेन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। डी ब्लॉक के समूह में 3 से समूह 12 तक के तत्व शामिल हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये देख लो, ए ब्लॉक कंटेन एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ए ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला के तत्व कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आधुनिक आवर्त सारणी में मध्य में मौजूद होते हैं। अब यहां देखना क्या दिया हुआ है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट belong to the modern periodic table as two separate row। ए ब्लॉक के तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे 2 अलग अलग पंक्तियों के रूप में मौजूद होते हैं। तीसरा पॉइंट, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो देख यहां क्या लिखा हुआ, दे आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। वहां क्या लिखोगे, ए ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दिया हुआ है। क्या दे रखा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो ये दे रखा कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 और N-1D 1 to 10 होगा। और ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो यहां दिया हुआ। तो ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ, NS2 N-1D 1 to 10 और N-2 F 1 to 14 होगा। तो ये आपको डिफरेंस 4 5 5 6 डिफरेंस 5 कम से कम डिफरेंस आपको याद करना है। तो विद्यार्थियों हमारी यात्रा लगभग आधे घंटे की हो चुकी है, और आधे घंटे की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं 2015 में। 13 और 14 की यात्रा हुई 15 में। 15 में क्या प्रश्न पूछे गए, तो पहला प्रश्न है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्वों के 4 मुख्य गुण लिखिए। और इसके और में प्रश्न पूछा था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर लिखिए, जो कि 2013 में भी प्रश्न आया था, वो यहां पर भी पूछ लिया। अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में मौजूद होते हैं। तो दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। यह आप बता सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इसे समूह नंबर 3 से समूह नंबर 12 तक रखा गया है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें एक अच्छी सी बात आई है, उस बात को जरूर नोट कर लेना। क्या बात है ये देखिए, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर, ये तो है ट्रांजिशन एलिमेंट की बात होगी। अब ट्रांजिशन एलिमेंट के 4 प्रमुख गुण कौन कौन से, देखो मेटालिक प्रॉपर्टी, पहला आपको बहुत सारे 10-12 प्रॉपर्टी कोई से भी याद कर लेना। जैसे आपको 12 याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी वाई में प्रश्न आ जाता है। प्रश्न आ गया कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो मेटालिक प्रॉपर्टी, यानी धात्विक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो मेटालिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण। सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकक्षक
जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ने के कारण उनमें मजबूत सहसंयोजक बंध बनने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन के खो जाने के कारण मजबूत धात्विक बंध बनाते हैं। All the transition elements are metallic in nature. They have tendency to form a strong covalent bond due to partially filled d subshell as well as a strong metallic bond. और ये क्या करते हैं? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इसलिए उनके क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। Due to large number of electron, it can be lost, so their metallic and boiling points is very high. ध्यान रखना, ज्यादा होते हैं। अब आते हैं मेटेलिक एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। डी कक्ष के छोटे स्कैनिंग प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू स्मॉल स्कैनिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। संक्रमण तत्वों का आकार छोटा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ए स्मॉल साइज ड्यू टू देयर डेंसिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, जिसके कारण उनका घनत्व और आयनीकरण ऊर्जा अधिक हो जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यौगिकों के निर्माण के दौरान आंतरिक कोश के डी कक्षक भी बंधन में भाग ले सकते हैं। इससे संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड डी ऑर्बिटल्स ऑफ इनर शेल कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, हेंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगला पॉइंट क्या दिया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में? आयनाइजेशन एनर्जी। संक्रमण तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में होती है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स lies between the s and p block elements. The ionization energy of transition elements in particular series increases due to the increasing nuclear charge. ठीक है। और लास्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसके बाद एक और है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कंपोज होते हैं डी ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, इसलिए ऐसा होता है। और लेंथेनाइड एक्टिनाइड के बीच में अंतर, ये तो आपको याद ही सी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। ये जो 4-5 पॉइंट हमने लिखे ना, इन 4-5 पॉइंट में से आप सब याद करना पड़ेंगे। तो पहला मेटेलिक प्रॉपर्टी एक बार मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूं, चाहे तो आप नोट डाउन कर लेना मेटेलिक प्रॉपर्टी। दूसरा एटॉमिक रेडियस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को रोक कर। अगला आयनाइजेशन एनर्जी, नोट डाउन कर लीजिएगा आयनाइजेशन एनर्जी को। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ गया। तो उसके बाद में ये प्रश्न है, ये तो सेमेस 2013 में आया था। अब यात्रा हमारी पहुंच गई 2016 में। 2016 में क्या प्रश्न पूछा गया था उसकी तरफ आ जाता हूं। 2016 में प्रश्न पूछा गया, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। संक्रमण तत्व की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, क्यों? ठीक। दूसरा प्रश्न, राइट फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम ओनली केमिकल रिएक्शन। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैग्नेट के 4 ऑक्सीकरण गुण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण। इसके और में क्या था? लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं? व्हाट इज लेंथेनाइड एलिमेंट्स। दूसरा प्रश्न, डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकोचन को परिभाषित करें। तीसरा, राइट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट विद रीजन, क्रोमाइड क्लोराइड परीक्षण की अभिक्रिया के साथ लिखो। बहुत बढ़िया प्रश्न थे विद्यार्थी 2016 में। पहला प्रश्न, संक्रमण तत्व की प्रकृति अनुचुंबकीय क्यों होती है? व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो, 2 नेचर होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। मैं दोनों नेचर को पहले बता देता हूं, यानी कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। देखो पहले बताता हूं मैं आपको, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। बात क्या हो रही, एक वर्ड आ रहा डायमैग्नेटिक, ध्यान रखना, और एक आता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, इसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। तो अब क्या होता है, संक्रमण तत्व की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, क्यों? अनुचुंबकीय का मतलब याद रखना, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले कोश अर्थात N-1D कोश में भरा जाता है, उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर डी सबशेल। इस गुण के कारण एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और यहां पे क्या बोलते हैं? डी जो ऑर्बिटल होता है वो हमेशा क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। और डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो जाने के कारण ये अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। देखो यहां बता रखा, क्या बता रखा?
चुंबकीय गुण अधिकांश संक्रमण तत्वों के डी उपकोशों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, most of the transition elements show paramagnetism due to the presence of unpaired electron in d subshell। मैं आपको ये कह रहा था, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो और जब क्या थे, जबकि n-1 डी उपकोश या डी उपकोश, क्या डी, ये एड शब्द है, इसको डी कर लेना, या डी उपकोश में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले संक्रमण तत्व आयन प्रतिचुंबकीय गुणों को दर्शाते हैं। तो whereas the transition elements और ion having all paired electron in n-1d subshell और d subshell show diamagnetic property। जैसे यहां पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये देखो उदाहरण, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण क्या है, पहला एग्जांपल यहां देखो, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा, तो ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है। अब यहां डी में क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेड है, क्या डायमैग्नेटिक यानी पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय सॉरी। अब यहां देखो वापस D9 यानी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वापस ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। तो जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक में, और जब सब इलेक्ट्रॉन पेड होंगे तो उसे डायमैग्नेटिक हम लोग कहेंगे। अगला प्रश्न, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की 4 ऑक्सीकरण गुणों को लिखी है। राइट फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, ओनली केमिकल रिएक्शन। पहली केमिकल रिएक्शन देखो, फेरस लवण का फेरिक लवण में ऑक्सीकरण। पहली रिएक्शन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, पहला पॉइंट से, फेरस लवण का फेरिक लवण में ऑक्सीकरण। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी केमेनोफोर से प्राप्त नवजात ऑक्सीजन फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकृत करती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट्स, नेसेंट ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिडिक केमेनोफोर ऑक्सीडाइज्ड फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। विद्यार्थी, ये टॉपिक आते ही मैं एकदम धीरे क्यों हो गया हूं, स्लो क्यों पढ़ा रहा हूं, तो स्लो पढ़ाने का रीजन है कि रिएक्शन आप नोट डाउन कर लो, बोर्ड पे आपको दिख रही है। पहली रिएक्शन क्या है, ये प्रश्न अच्छा आ सकता है, नोट डाउन कर लो। क्या रिएक्शन दिख रही कि यहां पर हमने लिया 2 KMnO4, इसका रिएक्शन 8 H2SO4 के साथ करा प्लस 10 FeSO4 के साथ करा। तो यहां पर एक तो बनता पोटेशियम सल्फेट, दूसरा बनता 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम सल्फेट, 5 मॉलिक्यूल फेरस सल्फेट के और 8 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाते हैं। तो ये पहली रिएक्शन नोट डाउन कर लो एसिडिक मीडियम की। मैं दूसरी रिएक्शन की तरफ ले चलता हूं। अगली रिएक्शन ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अम्लीय माध्यम में केमेनोफोर ऑक्सैलिक अम्ल को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इन एसिडिक मीडियम केमेनोफोर ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। तो देखो क्या हुआ, यहां पर ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, ठीक है ना। पर यहां पर इस रिएक्शन को देखो, केमेनोफोर लिया, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई, तो क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर और 5 ऑक्सीजन नेसेंट निकल गए। और ये 5 ऑक्सीजन ही क्या करती है, ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीडेशन करता है। थर्ड, आयोडीन आयन का आयोडीन में परिवर्तन, आयोडाइड आयन का आयोडीन में परिवर्तन। तो देखो यहां पर क्या दिख रहा है, वापस केमेनोफोर 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम परमैंगनेट, 10 मॉलिक्यूल पोटेशियम आयोडाइड, 8 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फेट। यहां पर बनता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम सल्फेट प्लस 2 MnSO4 प्लस 8 H2O प्लस 5 I2। फोर्थ, नाइट्राइड का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइड। तो 5NO2 प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, किसमें बनेगा 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 MnO3 नेगेटिव प्लस 3H2। तो रिएक्शन आराम से आप नोट डाउन कर लो। अब इसके और में क्या प्रश्न आया था, और में प्रश्न आया था कि लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी व्हाट इज लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व वे होते हैं जो 4A ब्लॉक के लेंथेनम के बाद आते हैं। चूंकि ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं अतः इन्हें लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं। Lanthanoids are the element that come after lanthanum in the 4A block. Since these elements come after lanthanum, they are called lanthanoids. आगे क्या है, लैंथेनॉइड्स आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों की एक श्रृंखला है जिनमें दुर्लभ प्रतितत्व भी कहते हैं। लैंथेनॉइड्स आर द सीरीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आल्सो नोन एज द रेयर अर्थ एलिमेंट। इन्हें परमाणु संख्या 58 सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम A71 तक 14 तत्व शामिल है। दे कंटेन 14 एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 51 सीरियम टू ल्यूटेटियम 71। यह तत्व आवर्त सारणी में ए ब्लॉक तत्व का हिस्सा है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण समान
रासायनिक गुण साझा करते हैं। These elements are the part of the block in the periodic table and share similar chemical property due to their electronic configuration। अब एक और प्रश्न पूछा गया था इसी दौरान, क्या था? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब विद्यार्थी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सीधा सा होता है कि जब भी आप लेंथेनाइट सीरीज में हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं तो उसमें होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में उनकी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। उसी को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में उनकी जो साइज है वो घटती जाती है, उसी को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो देखो, लेंथेनाइट के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। Lengthenite contraction as the atomic number of lanthanoids increase the size of their atoms and ions decreases. This is called lengthenite contraction. कारण क्या है? लेंथेनॉइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में न जाकर n-2 एफ उपकोश में प्रवेश करता है। अतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाते हैं। The reason the new electrons coming into the lanthanoids does not go to the outermost shell but enter the n-2 F subshell. As a result, the force of attraction between the electron and the nucleus increase, due to which the atoms or ion gets compressed. अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो लेंथेनाइट संकुचन में लेंथेनाइट श्रृंखला में होता है। यह श्रृंखला आवर्त सारणी में 15 तत्वों से मिलकर बनी है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 14 तत्वों से मिलकर बनी है। कितने? 14 तत्वों से मिलकर बनी है, जो कि एटॉमिक नंबर 58 से लगाकर 71 है। ठीक है ना? यहां पर हम बोलेंगे इसमें टोटल 14 एलिमेंट है, जो कि 58 से लगाकर 71 तक के होते हैं, और ये आवर्त सारणी के समूह 5 और 6 में शामिल किए गए हैं। लेंथेनाइट संकुचन के कारण भारी हैप्मेनियम और हल्के जिरकोनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द रेडियस ऑफ ए हेवी हैप्मेनियम एंड लाइटर जिरकोनियम आर ऑलमोस्ट द सेम। हैप्मेनियम और हल्के जिरकोनियम की त्रिज्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण समान होती है। प्रश्न पूछ ले कि भैया हैप्मेनियम और जिरकोनियम की रेडियस एक जैसी क्यों होती है, ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होती है? तो उसका कारण है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन। चलिए आगे। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर बहुत कम जगह मिलता है आपको। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जब किसी धातु क्लोराइड को ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सांद्र एस्टोसल्फर के साथ गर्म किया जाता है, तब क्रोमाइल क्लोराइड का नारंगी वाष्प बनती है। When a metal chloride is heated with solid potassium dichromate and concentrated sulfuric acid, orange vapor of chromyl chloride is formed. रिएक्शन में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट दिख रहा है यहाँ पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH और 6 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है, तो यह बनता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये जो बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड गैस कहते हैं। ध्यान रखना, रिएक्शन नोट डाउन कर लो, बोर्ड से मैं हट रहा हूं, रिएक्शन नोट डाउन कर लो, महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आंसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लो, आगे चल रहा हूं मैं। ये जो वेपर बनती, प्राप्त वाष्प को NaOH विलयन में प्रवाहित करने पर सोडियम क्रोमेट का पीला रंग का विलयन प्राप्त होता है। नोट डाउन कर लेना। ऑन पासिंग द वेपर ऑब्टेन्ड थ्रू NaOH सॉल्यूशन, a yellow colored solution of sodium chromate is obtained. आगे दिया हुआ CH3SWH की उपस्थिति में लेड एसीटेट मिलाने पर लेड क्रोमेट का पीला अवक्षय प्राप्त होता है। ऑन एडिंग लेड एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ CH3SWH, इट्स गिव द येलो प्रेसिपिटेट अ लेड क्रोमेट। ध्यान देखिएगा, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ये दिख रहा है आपको, ये क्रोमाइल क्लोराइड है। ठीक है, क्या है? ये क्रोमाइल क्लोराइड है। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन NaOH के साथ हुआ, क्या बना? Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट बना, NaCl और 2H2O बना। फिर ये सोडियम क्रोमेट है, इसका रिएक्शन लेड एसिटेट के साथ हुआ, किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ लेड क्रोमेट बन गया, और ये
सोडियम एसिटेट बन जाए। लेड, ये जो लेड क्रोमेट है ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है? ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कौन से कलर का होता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रश्न के साथ हमारी 2016 की यात्रा खत्म होती है और 2017 में हम इंटर करने जा रहे हैं। 2017 में जैसे प्रवेश करें तो पहला प्रश्न जो आया है लेंथ थ्रेड एक्टिनाइड के बीच में अंतर, ये 2013 में आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद में भी आया था 2013 के बाद 14 में नहीं आया, फिर 15 में आता है, ध्यान रखना। अब उसके और में दिया हुआ डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ केमेनोफोर फ्रॉम पायरोसाइट विद इक्वेशन, समीकरण के साथ पायरोसाइट से केमेनोफोर की तैयारी का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। और में एक और प्रश्न दिया हुआ है संक्रमण तत्व अच्छे उत्पादक होते हैं क्यों। तो देखो उस दौरान दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न तो क्या था? लेंथ थ्रेड और एक्टिनाइड के बीच में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न था समीकरण के साथ पायरोसाइट से केमेनोफोर कैसे बनाओगे, ये था। दूसरा प्रश्न था आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी राइट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसके और में था ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट होते हैं सेट के अंदर। तो सभी प्रश्नों को बैक 1 to 1। तो लेंथ थ्रेड एक्टिनाइड के बीच में अंतर तो 2013 में भी आ गया, 2015 में भी आ गया और ये 2017 में भी आ गया। देखो एक साल के अंतर पे आ रहा है। अब डिस्क्राइब केमेनोफोर। केमेनोफोर जो है उसको पायरोसाइट से तैयार करना। पोटेशियम परमैंगनेट यानी केमेनोफोर को पायरोसाइट अयस्क, पायरोसाइट का फार्मूला याद रखना। पायरोसाइट का फार्मूला केमेनोफोर से निम्न चरणों के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट एंड केमेनोफोर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोसाइट और MnO2 थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप है? पहला अयस्क को KOH के साथ संलयन करें, पहली रिएक्शन। चूर्णित देखो विद्यार्थी जब ये रिएक्शन लिखो ना तो कोशिश करें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखते हैं, जिससे मैं आपको बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा थ्योरेटिकल पोर्शन। चूर्णित पायरोसाइट अयस्कों को हवा या पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड जैसे ऑक्सीकरण एजेंट की उपस्थिति में KOH जैसे क्षार धातु हाइड्रोक्साइड के साथ संलयन करें। फ्यूज्ड पाउडर्ड पायरोसाइट और विद एन अल्कली मेटल्स hydrolysis like potassium hydroxide in the presence of air or an oxidizing agent like potassium nitrate or potassium chromate। रिएक्शन दी हुई है 2 KMnO2 पायरोसाइट मैग्नीज ऑक्साइड प्लस KOH प्लस O2, यह बनता है आपका पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 प्लस 2H2। आगे क्या दिया हुआ? बबल्स द पोटेशियम मैग्नेट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन और ऑक्सीजन। रासायनिक ऑक्सीकरण, पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बुलबुला बनाया। पोटेशियम मैग्नेट लिया, उसकी रिएक्शन CO2 के साथ करी, क्या बन गया? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ क्या बन गया? MnO2 और लास्ट में पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। एक और प्रश्न क्या था? व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। किसको? एफ ब्लॉक के। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एफ ऑर्बिटल में इंटर करता है। एफ ऑर्बिटल को दो सीरीज में बांटा गया है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। लेंथेनाइड जिसमें एटॉमिक नंबर 51 से 71 तक के सीरियम टू ल्यूटेटियम, और दूसरा आता है एक्टिनियम के बाद चालू होती है, तो इसमें एटॉमिक नंबर 90 से लगाकर 103 तक के तत्व होते हैं और इसे हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। याद रख लेना 51 से 71 होते हैं। नेक्स्ट 51 से 71, 90 से 103। संक्रमण तत्व गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं? तो हमने ऊपर भी इसका रीजन पढ़ा है। संक्रमण तत्व के गुड कैटलिस्ट होने का क्या कारण है? कि इनका सरफेस एरिया अच्छा होता है, पहला तो है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बहुत सारे काम है। तो संक्रमण तत्व अच्छे उत्पादक होते हैं क्योंकि इनमें कई ऐसे गुण होते हैं जिनमें वजह से विकारकों के साथ क्रिया करते हैं। पहला क्या है? संक्रमण तत्वों का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अभी हम नहीं कहा ट्रांजिशन एलिमेंट से तो लार्ज सरफेस एरिया, ये विकारकों को अपनी सतह पर सोख लेते हैं। जैसे पैलेडियम जो होता है ना, वो हाइड्रोजन जैसे उसके ऊपर जाएगी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए वो ये क्या करता है? अभिकारकों के सांद्रण बढ़ा देता है और क्रिया का विरोध। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द लार्ज सरफेस एरिया व्हिच अलाउ देम टू एब्जॉर्ब रिएक्टेंट्स टू देयर सरफेस। दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। संक्रमण तत्वों का आकार छोटा होता है, स्मॉल होता है, और इनमें नाभिक के आवेश बहुत ज्यादा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द स्मॉल साइज एंड हैव द हाई न्यूक्लियर चार्ज। इन गुणों की वजह से इनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रक्रिया ज्यादा होती है। दिस प्रॉपर्टी मेक देम मोर प्रॉन्स टू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था बदल सकती है, ठीक है ना, और स्थिर मध्यवर्ती बना सकते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन चेंज
एंड फॉर्म स्टेबल इंटरमीडिएट। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांजिशन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से अभिकर्मकों से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और उन्हें दे भी सकते हैं, ध्यान रखना। और संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक होते हैं और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे रीजन है जिसके कारण क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब हमारी यात्रा आ जाती है 2018 की तरफ। अब हम अभी तक हमारी जो यात्रा है वो 2000 कहाँ तक पूरी कर चुके, 17 तक पूरी कर चुके। अब हम 2018 की तरफ हमारी यात्रा बढ़ रही है। तो विद्यार्थियों 2018 का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, व्हिच वन इज मोर पैरामैग्नेटिक। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि Fe2+ एंड Fe3+, आपके पास में दो आयन है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और Fe का परमाणु क्रमांक 26 है और आपको यह बताना कि इन दोनों में से ज्यादा अनुचुंबकीय कौन है। तो देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है विद्यार्थियों, तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, यहां पर लिखा हुआ है, यानी लोहे का परमाणु क्रमांक 26 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 होता है, यानी आपको ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं, द पैरामैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अनुचुंबकत्व क्या होता है, किसी भी तत्व का चुंबकीय गुण होता है। द प्रॉपर्टी पोसेस बाय द मटेरियल टू गेट मैग्नेटिक्स व्हाइल अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लागू करने पर पदार्थों में चुंबकित्व होने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब देखो आगे चलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस गुण को दर्शाती है, मतलब जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना ही ज्यादा अनुचुंबकीय गुण यानी कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उसके अंदर होता है। जैसे आयरन Fe2+ को देखें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप, तो Fe2+ के बारे में बात कर रहे हैं पहले। तो रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन, देखो यहां पर क्लियर किया हुआ हम लोगों ने कि लोहे के 2 इलेक्ट्रॉन यानी Fe2 को हटाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां दे रखा है। तो रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयरन चेंज Fe2+, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द बिकम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ कि पहले आयरन में यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में 2 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए, चले गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो जब ये 0 में कन्वर्ट हो गया तो ये पूरा ऑर्बिटल यहां से गायब हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास में क्या आ गया, तो सर हमारे पास 3d6 है। अरे 3d6 है तो 3d6 का मतलब क्या है, तो देखो यहां समझ लेते हैं हम लोग। 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखोगे तो 1 2 3 और 4, आपको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते। कितने, 4 अनपेड। किसके अंदर, Fe2+ में। तो Fe2+ में D के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर लोहे में से 3 इलेक्ट्रॉन, लोहे में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमने कहा Fe3+ कर दिया हम लोगों ने। तो जब 3+ यहां से निकाल देते हो तो क्या होगा, यहां पर 3d5 हो जाता है। अब 3d5 हो जाएगा तो देखो यहां पर बात होगी, मैं अभी आपको यहां पर क्लियर करके बता देता हूं मामला क्या है। तो देखो पहली बात तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में एक तो 3d6 है और एक हमारे पास में 3d5 है। ये कौन सी कंडीशन है, तो विद्यार्थियों Fe2+ की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, तो Fe3+ की कंडीशन है। अब मैं दोनों को लिखता हूं। यदि हमने 3d6 को लिखा तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब 3d5 को लिख रहा हूं मैं, तो यहां पर इस तरीके से हम 3d5 बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 अनपेड है और इसमें आपको 1 2 3 4 कितने, 4 अनपेड दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब अनुचुंबकीय गुण उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए Fe3+ जो होगा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, यानी उसमें ज्यादा अनुचुंबकीय गुण होगा इन कंपेयर टू Fe2+। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, Fe3+ की आयनिक त्रिज्या Mn2+ की आयनिक त्रिज्या से कम क्यों होती है। अब इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो Fe और Mn के बारे में बात की गई है।
देखो यहाँ पर इंग्लिश में हमने क्या बताया कि आयनिक रेडियस ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज लेस देन दैट ऑफ Mn2+ because effective nuclear charge is more in Fe2+ as compared to Mn2+. Remembering that the electron have the poor skinning effect. देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उनमें स्किनिंग इफेक्ट पोर हो जाता है, मतलब आवरण प्रभाव कम हो जाता है। तो Fe2+ की आयनिक त्रिज्या Mn2+ से कम होती है, क्योंकि Fe2+ में प्रभावी नाभिकीय आवेश Mn2+ की तुलना में अधिक होता है, और यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव के कारण ऐसा होता है। यदि हम एटॉमिक नंबर देखें Mn का, तो Mn का एटॉमिक नंबर विद्यार्थियों कितना होता है, तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो Mn का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो Mn का परमाणु क्रमांक 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिखाई दे रहा। तो जब हम Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है। जब आप Mn2+ में जाते हो तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और आप देखोगे यहां पर 2 की जगह 0 हो जाता है। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं और Fe के बारे में बात करता हूं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये रहा। यहां पर D के अंदर कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये किस में बदल गया, Fe2+ में बदल गया। तो Fe2+ में बदला तो वापस यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया इस 2 की जगह पर। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3d6। देखो Mn2+ में 3d5 होता है और Fe3+ में क्या होता है, 3d6 होता है। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। यहां से आपको मामला क्लियर हो गया होगा। अतः Fe का परमाणु क्रमांक 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया हुआ है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दिया हुआ है। इसलिए आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा कि Fe2+ की आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या Mn2+ की आयनिक रेडियस से कम होती है बिकॉज़ पुअर स्किनिंग इफेक्ट। अगला प्रश्न, क्रोमाइड अयस्क से K2Cr2O7 कैसे तैयार किया जाता है, समीकरण के साथ लिखो। हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमाइड और राइट द इक्वेशन। देखो अब आपको इक्वेशन लिखना, इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में पूरा होता है। पहली दिया हुआ है, पहली स्टेप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर है, मैं स्क्रीन से भी हट रहा हूं, आप तीनों स्टेप को नोट डाउन कर लो। या तो पहली स्टेप ये दे रखिए, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइड और इनटू सोडियम क्रोमेट, यानी क्रोमाइड और को सोडियम क्रोमेट में बदलना। ये आपका क्रोमाइड और है, कौन सा और है, क्रोमाइड और की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हुई तो ये सोडियम क्रोमेट में बदल गया। आगे देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। ये सोडियम क्रोमेट लिया, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करी तो ये बदल गया आपका सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड के साथ हुई तो ये आपका बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्क्रीन पर आपको तीनों की रिएक्शन दिखाई दे रही है, इन तीनों की रिएक्शन को आपको नोट डाउन करना है। ये रहा, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिख लीजिएगा। क्लियर। तो ये आपका क्रोमाइड और से पोटेशियम डाइक्रोमेट बना दिया। इसके और में क्या था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे होता है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हाउ इट कॉज। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इससे पहले भी हमने पढ़ा, क्या होता है, हमने कहा कि जब लेंथेनाइड सीरीज में एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 यानी सीरियम से ल्यूटेडियम तक जब हम चलते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किसके कारण होता है, तो एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट और एक शील्डिंग इफेक्ट, दो प्रमुख कारण होते हैं, भेदन प्रभाव और आवरण प्रभाव के कारण ये होता है। अगला प्रश्न है 2019। अब हम आगे हमारी यात्रा आ जाती है 2019 की तरफ। अब 2019 की यात्रा में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। 2019 में आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन विद द केमिकल इक्वेशन एनी 4 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैग्नेटिक इन एसिडिक मीडियम। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों 2019 का प्रश्न हम लोगों ने 2016 में देखा है। कहां देखा है, 2016 में। तो वहां तो उसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके और में क्या था, प्रथम संक्रमण श्रेणी के निम्नलिखित गुणों के परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक प्रॉपर्टी और ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी भी हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट रहा हूं। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये आपकी यात्रा 2019 की पूरी होती है। 2019 में 2 प्रश्न है, ये हम पहले देख चुके, पहले आ चुके। 2020
2020 का अगला प्रश्न है, राइट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट Na4, पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को लिखे कोई भी चार, जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस कर ली थी कुछ देर पहले। और उसके बाद अगला प्रश्न था 2020 में, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के बीच में डिफरेंस लिखिए। तो ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स का। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मैंने बताया भी था आपको कि आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आप वहां पर टिक कर लीजिए, प्रश्न यहां पर भी आया था। क्लियर है? तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। ये यहां पर देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आ गई है, ये तो KMnO4 को बनाने की थी। इससे पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना, ये तो वो हमारा प्रश्न था क्रोमाइल क्लोराइड वाला, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। चलो, अब 2018 से निकल चुके हम, 2019 में भी आ गए। 2020 की भी यात्रा हमारी लगभग पूरी हो गई, क्योंकि पे प्रश्न पहले हमने देख लिए थे। अब हम आगे 2020 से निकलकर 2021 की तरफ। 2021 की तरफ बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बाय रिजल्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम लिखिए। ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहते हैं, आ चुका है। रीजन, एक्सप्लेन विथ रीजन, कारण सहित बताइए। संक्रमण धातुएं आमतौर पर रंगीन आयन क्यों बनाती हैं? तो यह रंगीन आयन बनाने का एकमात्र रीजन है अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा होता है, और मुख्य कारण उसमें डी ट्रांजिशन होता है, इसलिए वो कलर शो करती है। ध्यान रखना। वाई डू, अगला प्रश्न है, वाई डू ट्रांजिशन मेटल एंड इट्स कंपाउंड आर गुड कैटलिस्ट। संक्रमण धातु उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, तो ऊपर हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सरफेस एरिया अच्छा होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण ये, और वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा कुछ होता है। अगला प्रश्न 2022 की यात्रा। 2022 में प्रश्न आया था, राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बीच में कोई 5 अंतर लिखिए। 2013 में भी आया था प्रश्न, डिस्कस कर चुके हैं। और में क्या प्रश्न था, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और संक्रमण तत्वों के किन्हीं 4 विशिष्ट गुणों की व्याख्या करें। यह भी हम पढ़ चुके हैं। अगला, डी और एफ ब्लॉक के बीच में अंतर लिखिएगा। ये रहा प्रश्न, ये पहले भी हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूं। ये प्रश्न 2023 का है। क्या डी ब्लॉक कंटेन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक के जो समूह तत्व होते हैं वो समूह 3 से 12 तक के शामिल होते हैं, पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में मध्य में मौजूद होते हैं, ठीक है। लैंथेनाइट जो होते हैं, लैंथेनाइट एक्टिनाइट श्रृंखला में शामिल होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, उन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ध्यान रखना, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। ध्यान रखना, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर लेगा, ताकि एमसीक्यू में आए तो भी हमारा काम हो जाए, और डिफरेंस में भी आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, ठीक है। आगे और भी इसके डिफरेंस आप तैयार कर सकते हो, और इसके और भी क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स एलिमेंट। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में अंतर लिखिए। विद्यार्थियों, हमारी यात्रा पहुंच चुकी 2024 में। तो हमारी यात्रा विद्यार्थियों कहां से प्रारंभ हुई और कहां तक आ गए? तो हम लोग प्रारंभ हुए थे 2013 से 2024 की तरफ इंटर कर रहे हो। 2024 में क्या क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले वापस अनुरोध है कि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके बाद वीडियो को अच्छा लग रहा है तो थंब दिखाकर लाइक करें। हाँ विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि इन्हीं वीडियो लेक्चर के एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर जानने के लिए आपको विजिट करना होगा कौन से चैनल पर? स्पीड हायर एजुकेशन चैनल पर। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको मिल जाएगी, वहां पर आप विजिट कीजिए। और वहां पर इन बात आपकी जो 10 यूनिट है, पहली यूनिट से लगाकर लास्ट यूनिट तक, सब यूनिट के एमसीक्यू आप वहां पर जाकर वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम चल रहे हैं हमारी यात्रा 2024 में। पहला प्रश्न, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर। संक्रमण धातुएं परिवर्तित ऑक्सीजन ऊर्जा दर्शाती है, ऐसा क्यों? तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मेन रीजन वैकेंट डी ऑर्बिटल या अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल, मुख्य कारण अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। और में क्या था, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड आयन। संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाती क्यों? ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रश्नों को, कल मैं यहां पढ़ रहा हूं इसलिए। प्रश्न क्रमांक अगला, मतलब ये दोनों प्रश्न जो दिख रहे हैं ना आपको,
ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के और में आए तो 2 नंबर का प्रश्न था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राइट द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इट्स एनी टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक तत्वों को परिभाषित करो और उसके कोई भी 2 गुण लिखिए। ये 3 नंबर में आया था प्रश्न, ध्यान रखना। और इसके और में प्रश्न था, ए ब्लॉक तत्वों की परिभाषा लिखिए, उसके कोई 2 लक्षण लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स एनी टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो 2 नंबर में भी प्रश्न आया था, 3 नंबर में प्रश्न आया था। असंक्रमण धातु परिवर्तक ऑक्सीकरण अवस्था 2024 में हम देख चुके हैं। संक्रमण धातु रंगीन आयन क्यों बनाती है, ये भी हम देख चुके हैं। डीडी ट्रांजिशन के कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषा लिखो, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। बहुत सारे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे गुण हैं। तो उन गुणों का भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। और उसके बाद संक्रमण धातुओं के विशिष्ट लक्षण, ये उच्च तन्यता और कठोरता, हार्डनेस, डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटालिक कैरेक्टर होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलर्ड आयन बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, सब आप लिख सकते हैं। अब ए ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? तो ए ब्लॉक के तत्व जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है उसे ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर कि 2 सीरीज में होती है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। पहली सीरीज लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को लेंथेनाइट बोलते हैं, एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को एक्टिनाइट्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 51 8 से 71 लेंथेनाइट सीरीज, एटॉमिक नंबर 92 103 एक्टिनाइट सीरीज। ये यहाँ पर ए ब्लॉक के बारे में इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ए ब्लॉक, अब लेंथेनाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? धात्विक प्रकृति, लेंथेनाइट चांदी जैसे सफेद होती है, उच्च विद्युत चालकता वाले अगाध वर्धनी धातु होती है, यानी मेटालिक नेचर होता है। लेंथेनाइट्स आर सिल्वरी व्हाइट मेलेबिलिटी मेटल्स विद हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। चाहे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हाई डेंसिटी, इनका घनत्व उच्च होता है, तथापि इनके घनत्व श्रृंखला में भिन्न होते हैं। हाई डेंसिटी, दे हैव ए हाई डेंसिटी, हाउएवर दे आर ए डेंसिटी वेरिएट अलोंग द सीरीज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके अच्छे खासे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं। और बात होती है कम रिएक्टिविटी, यानी इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी लो होती है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कैरेक्टर्स भी पाया जाता है। एक्टिनाइट्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव होते हैं। हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी के अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं इनके। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर इनके अंदर भी पाई जाती है। एक और अच्छा सा कैरेक्टर इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं एलोट्रोपिक कैरेक्टर भी इसके अंदर होता है। विद्यार्थियों, अभी तक आप जुड़े हुए थे मेरे साथ, यानी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा यानी सीडी पर जुड़े हुए थे। तो चैनल को तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिल्कुल। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको भी हम सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।